Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैं इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करवा चुकी थी और मेरा प्लान नहीं था कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, बट आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे चलिए कोई नहीं, अब मैं इस बुक को कंप्लीट करूंगी। एंड आपको अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। अदरवाइज मैं मूव कर जाऊंगी अदर एक्टिविटीज पे। ठीक है, चलिए वेल शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? कॉम्बिनेशन देखा था, ठीक है, डिकम्पोजिशन देखा था, डिस्प्लेसमेंट देखा था, डबल डिस्प्लेसमेंट देखा था। ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख रहे थे तो उसी में हमने देखा था कि किस तरीके से जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज होता है, वेदर इट इज रिलीज्ड और इट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कहते हो तो होता क्या है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन नहीं होगा। हमेशा ऐसा होता है कि ये दोनों जो रिएक्शंस होती हैं ये साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही होती हैं। ठीक है, बट उससे पहले कि इनको मिला के क्या कहेंगे, क्या होती हैं, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं what is oxidation and what is reduction. When we talk about oxidation, the addition of oxygen or electronegative element to an substance. ठीक है, मीन्स किसी के साथ या तो क्या हो, ऑक्सीजन अटैच हो रहा हो या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो रहा होता है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, या और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा या फिर उससे निकल रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। मीन्स ऑक्सीजन निकल रही है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है किसी सब्सटेंस से, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, जब भी हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के देखते हैं तो ये साइमल्टेनियसली चल रही होती है, इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स, इन विच रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, क्लियर? ये देखिए, जब रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जिस सब्सटेंस का, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा वो होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ठीक है, जैसे यहां पे CO क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका बेटा ऑक्सीजन देखिए, ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। देखिए, ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से हमें इंपैक्ट डालती है, चलिए देखते हैं। मेन जो टू आपको कंपोनेंट देखिए, जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर के दो मेन टू कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है इनएक्टिव कंपोनेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव कंपोनेंट, द ऑक्सीजन इज वेरी एक्टिव, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनएक्टिव कंपोनेंट, नाइट्रोजन। ठीक है, आपके एयर में ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो जाहिर से बात है, अगर किसी ऑक्सीजन किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेगी तो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है वो सर्टेन सब्सटेंसेस के साथ स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप जाके कंबाइंड हो जाती है, उसको बोलते हैं हम कंबाइंड, क्या रिएक्शन कर लेती है उनके साथ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोजन ऑफ मेटल। मींस मेटल का जो सरफेस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड्स बना लेता है, या आता है आपका रेंसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल। ठीक है,
मीन्स आपने देखा होगा अक्सर मम्मी जब घी का कोई डब्बा वगैरह है उसको बंद करके रख देती है कई दिनों के लिए, या फिर आप ऑयल की बोतल की बात कर लीजिए, अगर उसे काफी लंबे टाइम तक बंद करके रख दो और उसे कुछ टाइम के बाद जब आप खोल के देखते हो तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल किस वजह से आ रही होती है? क्योंकि उसके अंदर जो भी फैट प्रेजेंट थी, जो भी ऑयल प्रेजेंट था, उसका रेंसिडिफिकेशन हो गया है, ऑक्सीजन के साथ उसने जाके रिएक्शन कर लिया। ठीक है, इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है जो आप कोरोजन ऑफ मेटल की बात कर रहे हो, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कोरोजन ऑफ मेटल का एक एग्जाम्पल है। मीन्स मेटल आपके किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं उसका एक एग्जाम्पल है रस्टिंग। जब हम कोरोजन ऑफ मेटल की बात करते हैं, ठीक है, तो जब कभी भी आपका जैसे आयरन की बात करें तो आयरन जब कभी भी एटमॉस्फेयर में काफी लंबे टाइम तक एक्सपोज होता है तो वो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में। मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिसको आप रस्ट कहते हो। ठीक है, एक्चुअल में रस्ट और कुछ नहीं, ये ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर के जो फ्लेक्स होते हैं वही आपका रस्ट होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है, ये रस्ट बनने की जो प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, दिस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप इट इज क्लियर। देखिए अगर आप इसको रिएक्शन के थ्रू देखना चाहेंगे तो ये देखिए, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा और ये आपका वाटर यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है कोरोजन का कि जो सिल्वर है उसकी ब्लैकनिंग हो जाती है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाती है, वो भी किस वजह से होती है? क्योंकि वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। समझ में आया? ठीक है, ये किस लिए, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं बेटा जो मॉइस्चर, एसिड, इन सब के साथ रिएक्शन करके उनका कोरोजन होता है। ठीक है, सल्फर इज द polluted air attacked silver, thereby forming silver sulfide. Copper on exposing air, carbon dioxide, and moisture from the copper hydrocarbonates. ठीक है, जो कोरोजन होता है वो आपके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं उनको डैमेज करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, देख रहे हैं, ये देखिए, ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपके पाइप्स को एग्जांपल दिया हुआ है, इनके ऊपर ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर के फ्लेक्स हैं, ये तो सब आपने देखा ही होगा, नॉर्मल है। कॉपर के जो, जैसे मान लीजिए आपने तांबे के जो बर्तन देखे हैं ना जिसमें पानी वगैरह आप पीते हो, ठीक है, वो आप कुछ टाइम बाद ग्रीनिश कलर का दिखने लगता है ना, पर एक ग्रीन कलर की लेयरिंग आ जाती है, वो किस वजह से होता है? क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया है। सेम जो सिल्वर कॉइन होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी मम्मियाँ जब घर में सिल्वर की ज्वेलरी पहनती होंगी तो उस ज्वेलरी में आप क्या देखते हो? वो ब्लैकिश कलर की हो जाती है, ये सुनो, और वो किस वजह से होता है? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब बात कर रहे हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स में क्या कह रहे हैं बेटा? ऑयल एंड फैट ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर ए लॉन्ग टाइम get oxidized to form certain substance by which the smell or taste of oil change and they become unfit for consumption. क्लियर है? काफी लंबे टाइम तक जब आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में उसके साथ रिएक्शन मतलब एक्सपोज करते हो या फिर आप उसे बहुत लंबे टाइम तक ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हो तो उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है, उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, और उस कंडीशन में वो फैट और ऑयल आपकी कंजम्पशन के लिए बेटर नहीं रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। क्लियर? इसीलिए जैसे कई बार आपने देखा है, मैं अभी अभी एग्जांपल आपको बताया कि किस तरीके से घी के डब्बे वगैरह, घी के डब्बे हुए या ऑयल की बॉटल्स हुई, उनमें आपको क्या बहुत आसानी से स्मेल देखने को, स्मेल करने को मिल सकती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ऑयल है या फिर फैट्स हैं, इवन आपका घी जब आप बात कर रहे हो, इनको आप या तो नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखते हो या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखते हो जिसकी वजह से उसमें रेंसिडिफिकेशन से बचाया जा सके। देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने, अक्सर आपने चिप्स कुरकुरे के पैकेट खरीदे होंगे तो देखा होगा आपने कि वो पैकेट्स फूले हुए आते हैं। वो फूले हुए क्यों रहती हैं? उसमें क्या हवा भरी रहती है?
नहीं, उसमें हम नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कैसी रहती है, इनएक्टिव रहती है, वो ऑक्सीजन को फैट के साथ कंबाइन नहीं होने देती, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि हमने वहां पे नाइट्रोजन को फिल किया हुआ है। डन, आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। अगर मैं कमेंट्स का आंसर नहीं करती तो शायद मैं ये वीडियो भी नहीं बना रही होती। एंड थैंक्स, जो एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो भी था, थैंक यू बेटा कि आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए वेल शुरू करते हैं, सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, देखिए, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकर इन सोल्यूशन बेस, सोल्यूशन स्टेट। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं आप सॉलिड सल्फर एंड सॉलिड आयरन के थोड़े से फ्लेक्स ले लेती हूँ, और अगर मैं उनको इकट्ठा रख देती हूँ तो क्या वो रिएक्शन करेंगे? नहीं। ठीक है, मैं सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं किसी और के साथ रिएक्शन करवाना चाहूं तो क्या वो रिएक्शन करेगा? नहीं। किस लिए? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो उनके सॉल्यूशन स्टेट में ही होती हैं। क्लियर? Therefore, understanding basic concept regarding the solution from an integral part of the study of chemistry। इसीलिए solution को पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोल्यूशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। द सोल्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। फिर से देखिए, देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट में किसी सोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करो तो वो एक सर्टेन लिमिट तक बात करोगे। क्लियर? ऐसा सोल्यूशन जिसके सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन कुड बी सोल्यूट एंड अनदर कुड बी सॉल्वेंट, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सोल्यूशन। क्लियर? अब देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है आगे, द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज द सेम फिजिकल स्टेट एज द सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिस भी सोल्यूशन जिस भी स्टेट में है, वेदर इट इज सॉलिड, इट इज लिक्विड और गैस, अगर वो सेम में है तो उसको आप क्या बोलोगे? उस कंपोनेंट को सॉल्वेंट। द अदर कंपोनेंट विच अंडरगो चेंज इन द फिजिकल स्टेट व्हेन डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सॉल्ट ले लिया, सॉलिड कंडीशन में सॉल्ट होगा, आपका पाउडर फॉर्म में होगा, एक्चुअली में वो क्या रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। वहीं आप दूसरी बात करो वाटर की, वाटर क्या है आपका? लिक्विड फॉर्म में। जब आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। वाटर किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था। इसीलिए जो लिक्विड है आपका, वाटर जो है, वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, वहीं आपका जो सॉल्ट है वो आपका सोल्यूट कहलाएगा। क्लियर? मतलब जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में आपका सोल्यूशन है, जो भी कंपोनेंट उस स्टेट में होगा वो उसके लिए सॉल्वेंट होगा। क्लियर? अगर दोनों की कंडीशन सेम है, जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्ट और वाटर की बात करी थी, तो एक सॉलिड था एक लिक्विड था। ठीक है, अगर दोनों ही लिक्विड हैं तब क्या करेंगे? कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सोल्यूट होगा? जिसकी प्रपोर्शन लार्ज होगी, जो लार्ज अमाउंट में होगा, दैट इज नोन एज solvent, and another one which is in minor proportion is called solute। I hope it is clear। ठीक है, आगे देखिए, इमेजिन कीजिए आपका अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसमें सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड में सोल्यूशन जो हो रहा है तो एलॉयज बनेंगे आपके, सॉलिड लिक्विड में हो रहा है तो हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है आपका। ठीक है, जैसे आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यस और नो? तो वहां पे सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड होगा। सोल्यूट कौन होगा आपका? वाटर होगा। सॉलिड गैस की बात करते हैं तो देखिए, कुछ जैसे आपका प्लेटिनम है, प्लेडियम है, ये क्या करते हैं? अगर आप इनको रख देते हो तो ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एड्सॉर्प्शन आपने पढ़ा था, एड्सॉर्प्शन एंड अकल्शन, याद है? तो उसमें मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये प्लैटिनम और पैलेडियम अगर इस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा
उसमें आपका सॉलिड सॉल्वेंट। क्लियर? लिक्विड लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी डिजोल्व हो सकता है। जब सॉलिड लिक्विड में सॉलिड डिजोल्व हो रहा होगा तो इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताया, कॉमन सॉल्ट इन वाटर। लिक्विड में लिक्विड, आप पेट्रोल को केरोसिन में डाल दीजिए, आयोडीन को आप किसी में भी डाल दीजिए। लिक्विड गैस की अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन याद रखिएगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट कम वो आपका कहलाएगा सोल्यूट। लिक्विड में बात करें, लिक्विड और गैस की, तो देखिए जैसे आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें आप क्या देख रहे हो, जो एयर है वो एयर क्या है, आपके डिजोल्व फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर और नॉट? दैट इज योर लिक्विड गैस। गैस गैस की बात करें तो जो आपका एयर है, एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस। डन? देखिए अभी मैंने आपको बताया एयर, कई बार ऐसी कंडीशन होती है बेटा कि अगर आपकी सॉल्वेंट गैस है, ठीक है, और सल्यूट जो है वो आपका सॉलिड या फिर लिक्विड है। इमेजिन करो सॉल्वेंट जैसे एयर है आपका, और सल्यूट कौन है आपका, कोई भी सॉलिड पार्टिकल, जैसे वाटर हो सकता है आपका, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ये सुनो। तो इस टाइप का जो मिक्सचर बनेगा वो हमेशा, पहली बात तो हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है, और इस टाइप का जो मिक्सचर, ये दोनों टाइप का जो मिक्सचर है, इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। क्लियर? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, फॉग है, मिस्ट है, डस्ट पार्टिकल है। देखिए फॉग तो आपको पता है कि वाटर के, ये सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं एयर में। मिस्ट की जब आप बात करोगे तो एक डस्ट पार्टिकल, उसके चारों तरफ क्या होगा, वाटर कंडेंस्ड फॉर्म में होगा। तो ये जो छोटी ड्रॉपलेट्स बनेंगी, इस टाइप के जो सोल्यूशन बनेंगे, जैसे एयर में अगर इस टाइप के पार्टिकल सस्पेंडेड हैं तो वो कहलाएगी आपकी मिस्ट। डन? देखिए ऑल अदर सॉल्यूशंस बीइंग होमोजीनियस आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी के सॉल्यूशन आपके क्या कहलाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहलाएंगे। देखिए बहुत सारी कंडीशन में आप क्या देखते हो बेटा, कि जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हो। इसीलिए इस टाइप का जो मिक्सचर तैयार होगा, इस टाइप का जो सोल्यूशन तैयार होगा, उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम द अदर लिक्विड्स कैन ऑल्सो बी टेकन एज सॉल्वेंट। इसके अलावा और भी लिक्विड्स हैं जो आपके एज अ सॉल्वेंट लिए जा सकते हैं। अल्कोहल है, पेट्रोलियम है, ईथर है, ठीक है, आपका बेंजीन है, ये सारे ऐसे हैं जो एज अ सॉल्वेंट लिए जा सकते हैं। दोस्त, which liquid other than water is taken, it is known as non aqueous solution। वाटर के अलावा लिए जा रहा है तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या कहलाएगा बेटा, नॉन एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in the solvent at a given temperature, it is known as saturated solution। फिर से समझिए, टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर है, पर्टिकुलर लिमिट अमाउंट में कितना सल्यूट, मैक्सिमम जितना सल्यूट इसमें डिसॉल्व किया जा सकता है, उस टाइप में जो आपके उस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक चीज याद रखिए, जब कभी भी आप टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो आपका इधर इट कैन चेंज इन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, देखिए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन डिसॉल्व, इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, और जब आपका जो सॉल्वेंट, जो आपका सोल्यूशन है वो मोर सोल्यूट को जब आपका कंटेन कर सकता है हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दैट। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, स्टडी हार्ड बेटा।
And face any doubt, write down in comment section. Thank you.